Hello students and welcome back again in this video. So as you know, we were doing the story of village Palampur from the economics section, lesson 1, and we have done overview of Palampur village, organization of productions, farming in Palampur, Rabi, Kharif, multiple cropping, ways to grow more from the same land. So this is what we have done, and in this second part of this video we'll start with the reason behind the successful multiple cropping, कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है वो किस तरह से सक्सेसफुल है, क्या उसके फ़ायदे हैं. द विलेज ऑफ पालमपुर हैज़ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. एक अच्छा वेल डेवलप्ड सिस्टम है इरीगेशन का, सिंचाई का. अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. सो डेफिनेटली दिस इज़ द रीज़न. इफ देयर इज़ अ इलेक्ट्रिसिटी देन देयर विल बी द डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इरीगेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एज वी ऑल नो इंडिया में हम जो है मेनली ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं इरीगेशन के लिए इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर कंट्री, एंड ट्यूबवेल इज़ द मेन सोर्स, एंड फॉर द ट्यूबवेल वी नीड इलेक्ट्रिसिटी. पर्शियन व्हील्स दैट इरीगेटेड स्मॉल फील्ड थ्रू वेल आर रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स. अब देखिए पर्शियन, ये जो है एक मेथड है पर्शियन व्हील, जिसमें क्या होता है कि एक आपने देखा होगा कई मूवीज़ वगैरह में, एक गोल चक्कर सा होता है जिसमें एक कुएं से पानी निकालते हैं और उससे फिर जो है पूरे खेत की सिंचाई करते हैं. तो ये जो ट्रेडिशनल मेथड था, नाउ इट हैज़ चेंज टू, एंड द ट्यूबवेल इज़ द ऑल्टरनेट फॉर दैट एट प्रेजेंट. ड्यू टू दिस, by mid-1970 the entire cultivated area of 200 acres in the village was brought under irrigation. So इसी ही चेंज की वजह से तो मिड 1970s में क्या हुआ कि 200 हेक्टेयर्स जो है, जो विलेज का एरिया है, वो इरिगेशन के एरिया में कन्वर्ट हो गया. नाउ इरिगेशन पैटर्न, किस तरह से सिंचाई की जाती है. द इरिगेशन पैटर्न ऑफ पालमपुर में बी कंपेयर्ड विद द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया. अलग तरह से किस तरह से कंपेयर करेंगे. ऑल द विलेज इन इंडिया डू नॉट हैव द हाई लेवल ऑफ इरिगेशन एज इन पालमपुर. जैसे पालमपुर में जैसे होता है, इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, जो मैदानी एरिया जो हमारा है, कोस्टल रीजन्स आर वेल इरीगेटेड. कोस्टल रीजन्स हमारे जो है, कोस्टल एरिया है, समुद्री तट वाले जो एरिया है वो ज़्यादा इरीगेटेड है. इन कंट्रास्ट प्लेटू रीजन्स सच एज डेक्कन प्लेटू हैव लो लेवल ऑफ इरीगेशन. तो लो लेवल ऑफ इरीगेशन है प्लेटू एरिया में. ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40%. तो टोटल एरिया जितना है हमारा कल्टिवेशन के अंडर, उसका 40% ही इरीगेटेड है. इन द रिमेन एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंड ऑन द रेनफॉल. सो अगर हम बात करें 100% अगर हमारा एग्रीकल्चरल एरिया है, उसमें से 40% ही इरीगेटेड है, सिंचाई वाला है, और बाकी 60% टोटली डिपेंडेंट है हमारी मॉनसून पे. इसीलिए जो है इंडियन एग्रीकल्चर को मॉनसून का जुआ कहा जाता है. सो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ अ गैम्बल ऑफ मॉनसून. एक्सप्लेन, इस तरह से क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स. प्रोडक्शन कैन बी ऑल्सो बी इंक्रीज्ड यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स फॉर हायर यील्ड. प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है फार्मिंग में. टिल द मिड 1960s, 1960 तक ये किया जाता था. फार्मर्स यूज्ड ट्रेडिशनल सीड्स विच नीडेड लेस इरीगेशन बट गेव रिलेटिवली पुअर यील्ड्स. कम ज़रूरत थी उनको सिंचाई की, लेकिन फिर भी उनका उत्पादन जो होता था, उत्पादन की जो क्षमता जो थी वो कम होती थी. दे ऑल्सो यूज्ड रेडीली अवेलेबल काउ डंग एंड अदर नेचुरल मिन्योर एज अ फर्टिलाइजर्स के लिए, जैसे आज भी यूज़ होता है लोकल एरियाज़ में, या हम कहें कि रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण एरिया में होता है आज भी. काउ डंग यानी जो गोबर वगैरह होता है, उस चीज़ को हम जो है खाद के रूप में या फर्टिलाइज़र के रूप में आज भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, यूज़ ऑफ HYV सीड्स, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़. The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmers to the high-yielding variety seeds which increased their production. ऐसे सीड्स, ऐसे बीज जो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, इनकी क्वालिटी ऐसी होती है हाई. और ये कब स्टार्ट हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के टाइम पे 1960s में. तो बेसिकली क्या था कि 1960s में, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में. इट वाज स्टार्टेड बाय द MS स्वामीनाथन,
the Indian agricultural scientist, and he is also known as the father of green revolution in India. So he went to the Mexico and brought some HYV seeds of rice and wheat, and later on they conducted research on these seeds in एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर पूसा इन दिल्ली में उन्होंने जो है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में उन्होंने रिसर्च की इन सीड्स के ऊपर। वो इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए और इंडियन कंडीशंस के लिए काफ़ी सूटेबल रहे, और बाद में उनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया हमारे मोस्ट ऑफ दी नॉर्दर्न स्टेट्स इन आवर कंट्री, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। बेसिकली इन स्टेट्स में जो है इन HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, और जिससे रिज़ल्ट क्या रहा, हमारा प्रोडक्शन जो है विद इन 10 ईयर्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। ग्रीन प्रोडक्शन, जो हमारा अनाज के प्रोडक्शन जो था हमारा, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। सो दिस इज़ नॉन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है कि वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आए कि इंडिया में कौन है, तो MS स्वामीनाथन होगा। पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन, हाँ देखिए, higher yields were only possible with the combination of HYV seeds, irrigation, plenty of water, chemical fertilizers, pesticides, etc. In India, farmers of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh were the first to try out modern methods of farming. तो पहले ये स्टेट्स थे जिन्होंने मॉडर्न मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया या अप्लाई किया। रीज़न बिहाइंड दिस, बिकॉज द फार्मर्स ऑफ द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी आर द मोर रिचर एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो ज़्यादा अमीर है, उनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी टूल्स हैं यूज़ करने के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दे हैव द कैपिटल, पैसा उनके पास है यूज़ करने के लिए। सम फार्मर्स ऑल्सो बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, दिस मेड प्लॉइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो सिंपल सी बात है, जब टूल्स यूज़ होंगे तो जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है पूरा एग्रीकल्चर का, वो फास्टर भी हो जाएगा और एफिशिएंट भी हो जाएगा। इन पालमपुर विद दी HYV सीड्स द यील्ड ऑफ वीट वेंट अप टू द 3200 kg पर हेक्टेयर एज कम्पेयर टू 1300 kg पर हेक्टेयर। तो एक ही ज़मीन पे, एक ही सेम अमाउंट पे, अमाउंट नहीं कहेंगे, सेम एरिया में जो है, जहाँ पे 1300 kg होता था प्रोडक्शन, वो बढ़ करके डबल से भी ज़्यादा हो गया, 3200 के अराउंड। फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। तो अब उनके पास है एक्स्ट्रा, ताकि वो जो है अपनी ज़रूरत का रख के बाकी का जो है मार्केट में सेल कर सके। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस ऑफ लैंड। इन रेजिंग प्रोडक्शन अ ग्रेट डील ऑफ प्रेशर हैज़ बीन पुट ऑन अ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। ज़्यादा डिमांड अगर आएगी, रेजिंग प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे रिसोर्सेज पे भी प्रेशर बढ़ेगा। तो उससे क्या हुआ, ड्यू टू दी ओवर यूज़ ऑफ लैंड एंड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉइल फर्टिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो फर्टिलिटी यूज इसकी जो है रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, लार्ज अमाउंट पे या लार्ज स्केल पे केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से। द केमिकल फर्टिलाइजर्स किल द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल एंड रिड्यूस द इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। तो क्या होता है, जब ज़्यादा लार्ज स्केल पे, बड़े अमाउंट में हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं, तो वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी सॉइल के अंदर, उनको मार देते हैं, किल कर देते हैं, और रिजल्ट फिर उसका कि जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड हैज़ रिड्यूस्ड, इम्पैक्टिंग फर्दर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब क्योंकि नए सीड्स यूज़ होंगे, HYV सीड्स यूज़ होंगे, तो उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेंगी। और यूजुअली इंडिया में क्या है, पिछले ही उसमें पेज पे हमने देखा कि जो हमारी 60% एरिया जो है हमारा एग्रीकल्चर का, वो डिपेंडेंट है मॉनसून पे। तो यानी जो 40% एरिया जो रहा, उस एरिया में बेसिकली सिंपल सी बात है, हमारे ट्यूबवेल यूज़ होते हैं, ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं। तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है इससे डिक्लाइन हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, लेवल कम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। कुछ हमने डिस्कस कर लिए हैं, बट स्टिल देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच dissolve in water are immediately available to plants, but these minerals may not be retained in the soil for long. तो कुछ हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं वो सॉइल में। They may escape from the soil and pollute groundwater, river and lake. तो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है हमेशा सॉइल में तो रहेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को ख़राब करेंगे, या रिवर्स को, लेक्स को, पानी अगर बह के जाएगा तो। कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल हेल्थ।
तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाती है इससे. नाउ फार्मर्स ऑफ पंजाब आर फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट. तो कल्टिवेशन की कॉस्ट बढ़ती जा रही है. तो ये इसी तरह से है, किसी एक लैंड पे हम जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करेंगे तो उसकी जो नेचुरल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगी फर्टिलिटी, और उसके बाद जितना अमाउंट में ये फर्टिलाइज़र्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स जो यूज़ हुए हैं उससे ज़्यादा क्वांटिटी में ही हमें यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम जो प्रोडक्शन हमें अचीव हो रहा है उतना का उतना या उससे ज़्यादा हम अगर अचीव करना चाहते हैं तो ये अगर एग्जांपल की बात करें तो ये इसी तरह से है. अगर हम एक ही क्वांटिटी की अमाउंट की कोई मेडिसिन अगर लेते रहेंगे तो हमारी बॉडी फिर दोबारा से उस पर रिएक्ट करना बंद कर देगी. फिर हमें उससे ज़्यादा mg की या ज़्यादा पावर की जो है मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके वो हमारी डिजीज़ या किसी बीमारी में या हमारी बॉडी पे असर करने स्टार्ट करेगी. तो सेम इसी तरह से लैंड के साथ भी होता है. जब नेचुरल फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फिर उसको बढ़ने में टाइम लगता है, और केमिकल फर्टिलाइज़र्स फिर लार्ज अमाउंट पे या बड़े स्केल पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं. नेक्स्ट है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन. In Palampur, all the people engaged in the agriculture did not have sufficient land for cultivation. सबके पास sufficient land नहीं है. Out of 450 families in Palampur, 150 families are landless and most of them are Dalits. तो ये एक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इसमें कि कितनी दलित फैमिली हैं, कितनी उसमें जो है लैंडलेस लेबरर है, किन के पास खुद की ज़मीन है. ये स्टार्टिंग में जब प्रीवियस वीडियो में आई थिंक ये मिलेगा. 250 families out of those which own land cultivate small plots of land less than 2 hectares which does not bring adequate income to the farmer family. तो 240 families में से जो हैं खुद की ज़मीन लेने वाले बहुत ही कम है, और जिनके पास ज़मीन है 2 hectares सिर्फ, which does not bring adequate income, जो कि ज़्यादा इनकम नहीं आती है उससे फार्मर्स की फैमिली को, क्योंकि 2 हेक्टेयर ज़मीन बहुत ही छोटी ज़मीन होती है और उस ज़मीन पे प्रोडक्शन ज़्यादा लेवल पे लेना इतना इजी नहीं रहता है. So they have to look for additional work during a part of the year. Remaining 60 families of medium and large farmer cultivate more than 2 hectares of land. A few of them have land extending over 10 hectares or more. तो कुछ ही फैमिली ऐसी हैं जिनके पास ज़मीन जो है 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा है. नेक्स्ट अब इसमें फार्म लेबर थोड़ा सा रह गया है, इस वीडियो में ही इस लेसन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. देन विल मूव टू द नेक्स्ट लेसन. फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. तो जो कुछ लेबर्स हैं या तो वो लैंडलेस फैमिली से आते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, या फिर ऐसे लेबर्स हैं जिनके पास छोटी ज़मीन है. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर दी क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. जो फार्म लेबरर्स जो होते हैं, जो यानी खेत में काम करने वाले जो होते हैं, उनके पास ये राइट नहीं होता कि वो कौन सी फसल उसमें उगाई जाए. दीज लेबरर्स कैन बी पेड इन द कैश और इन ऑब्जेक्ट लाइक क्रॉप्स. तो ये उसी तरह से है, हमारे एरिया में भी एग्रीकल्चर होती है. आप सभी को पता है कि जो लामनी जिसको बोला जाता है, कि कुछ मज़दूरों को हम लगा देते हैं गेहूं की कटाई के लिए, और दिन लेटर हम या तो उनको पैसे देते हैं या कुछ अमाउंट में हम उनको वीट या जो कोई भी फसल है हम उसमें से कुछ पार्ट उनको दे देते हैं. तो ये वही चीज़ है. दीज लेबर्स कैन बी पेड इन कैश और इन ऑब्जेक्ट लाइक क्रॉप. समटाइम्स दे गेट मील्स ऑल्सो. तो कई बार ऐसा भी होता है उनको खाना दिया जाता है. देयर इज़ ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. तो पूरे साल या साल में या जितने भी ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट कितने दिन मिलता है ये वेरी करता है, अलग अलग होता है हर जगह पे. द लेबरर्स मे नॉट बी हायर्ड फॉर द फुल ईयर. पूरे साल के लिए नहीं हायर किया जाता लेबर्स को, थोड़े टाइम के लिए किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब हमारी जो ये रबी की फसल जो कट रही है, विंटर क्रॉप जिसको कहा जाता है गेहूं की, तो उसी एक पर्टिकुलर सीज़न में ही हम जो है इनको हायर करते हैं मज़दूरों को. जैसे ही फसल कटती है हम इनको या तो पे कर देते हैं, पैसा देते हैं या कुछ अनाज दे देते हैं. फिर वो जो मज़दूर हैं किसी और एक्टिविटी में या किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं. दे मे बी हायर्ड ऑन द डेली बेसिस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. या तो बीज डालने के लिए या काटने के लिए एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हायर किए जाते हैं. देयर इज़ अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर्स इन द पालमपुर. बहुत ज़्यादा कंपटीशन है उनके बीच में. सो दे एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस. अब देखिए एग्जांपल बहुत सिंपल सा एग्जांपल है और इजीली समझ में आ जाएगा
किसी एक काम को करने के लिए अगर 100 बंदे खड़े हैं ऑलरेडी, तो 100 में से अब जो काम के लिए लेना चाहता है उनको, उसके पास चॉइस बढ़ गई, उसके पास 100 ऑप्शंस है। 100 में से सबसे जो कम पैसे में रेडी हो जाएगा, तो इसी वजह से उसको ले लेंगे। तो ये भी रीज़न है कि जब ज़्यादा डिमांड कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो यही इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, डिमांड एंड सप्लाई वाला। तो ये, और इसका रिलेशन भी सीधा सीधा रेट के साथ, प्राइस के साथ भी होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जब ज़्यादा मज़दूर हैं, काम कम है, तो जो काम करवाने वाला है वो मज़दूरों को कम पैसों में भी हायर कर लेता है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट रेट 300 पर डे एज अ मिनिमम वेज मार्च 2017 में मिनिमम वेज एक्ट लाया गया गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें 300 रुपये कर दिया गया मिनिमम वेज, कि आपको किसी भी काम के लिए 300 रुपये देने ही देने हैं एक दिन के मजदूर को। बट फार्मर्स इन पालमपुर पे ओनली 160 पर डे। लेकिन पालमपुर में कितना दिया जाता है? 160 रुपये। कॉन्सिक्वेंटली फार्म लेबरर्स आर दी पोरेस्ट अमंग दी विलेजर्स। तो इसी वजह से जो फार्म लेबरर्स हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब हैं। द लेबर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी थस माइग्रेट टू द नेबरिंग विलेजेस, टाउन, सिटीज़ फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट। इसी वजह से क्या होता है कि लोग अपने गाँव को छोड़ के टाउन्स और सिटी की तरफ जो माइग्रेट कर जाते हैं। सम लेबरर्स हैव ऑल्सो एंटर्ड इन द नॉन फार्म सेक्टर्स इन द विलेज, किसी और एक्टिविटी में लग जाते हैं। सम लिव इन द मर्सी ऑफ द मनी लैंडर्स। तो जो मनी लैंडर्स होते हैं, जो पैसा उधार देते हैं, उनको कहा जाता है, वर्ड मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उनको, जो पैसे उधार देते हैं, सिंपल सी बात आपको पता होगा, ब्याज पे जो पैसे देते हैं, तो उनको मनी लैंडर्स कहा जाता है। तो उनके उसमें आ जाते हैं कई, फिर उनका कर्जा नहीं चुका पाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कैपिटल नीडेड फॉर इन फार्मिंग। तो फार्मिंग में पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ती है? एज अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, द फार्मर नीड्स मोर मनी फॉर इट। ज़्यादा पैसा होने की ज़रूरत है फार्मर्स के पास अगर वो फार्मिंग करना चाहते हैं। स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल। तो छोटे किसान जो होते हैं वो उधार ले लेते हैं पैसे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, बड़े किसानों से। विलेज मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन। तो मनी लैंडर जो पैसे देते हैं उनसे, या ट्रेडर्स जो व्यापारी हैं उनसे, ताकि वो अपने कल्टिवेशन के लिए इनपुट्स खरीद सके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स आर वेरी हाई, इज़ वेरी हाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज लगाया जाता है वो काफ़ी हाई रहता है। तो दे आर पुट ऑन अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो इसलिए उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो अपना लोन जो है किस तरह से रीपे करेंगे, दोबारा करेंगे। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। अब जो बड़े किसान हैं, मीडियम जिनका एक लेवल है, हम ये इस तरह से कह सकते हैं, मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, तो वो अपनी सेविंग्स करते हैं और उस हिसाब से फिर वो कैपिटल अरेंज कर लेते हैं, पैसा इनपुट्स अपने अरेंज कर लेते हैं, मशीनरी वगैरह। दे आर थस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। इस तरह से वो जो है अपने लिए पैसा अरेंज कर लेते हैं। लेकिन फंसता कौन है? गरीब, जो छोटे किसान हैं वो। नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल जो होती है किस तरह से होती है? द लार्ज एंड द मीडियम फार्मर्स ऑफ पालमपुर रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड ग्रेन फॉर देयर ओन यूज़ एंड सेल दी सरप्लस इन द मार्केट। अपनी ज़रूरत का यूज़ कर लेते हैं, बाकी का बेच देते हैं। ट्रेडर्स इन द मार्केट बाई दीज ग्रेन्स फॉर सेलिंग देम टू द शॉपकीपर। अब जो बड़े व्यापारी हैं वो इनको ख़रीद लेते हैं और वो शॉपकीपर्स को बेचते हैं सिटीज़ में। दिस फार्मर अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो ये जो किसान हैं वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं थ्रू दिस सेल एंड कीप दिस इन देयर बैंक अकाउंट, और अपने बैंक अकाउंट में रखते हैं। लेटर दे यूज़ दिस मनी टू परचेज इनपुट फॉर द नेक्स्ट फार्मिंग सीजन। बाद में दोबारा से वो फार्मिंग के लिए अपने या तो सेविंग करके रखते हैं, या उनको जो भी इनपुट्स खरीदने हैं, चाहे वो सीड्स हो गया, मशीन्स हो गई, वो खरीद लेते हैं। सम फार्मर्स ऑल्सो यूज़ द मनी टू स्टार्ट एक्टिविटीज़ इन द नॉन फार्म सेक्टर। कुछ किसान क्या करते हैं कि वो उन पैसों को किसी और एक्टिविटी में लगा लेते हैं। थस द सरप्लस मनी इंक्रीज देयर वर्किंग कैपिटल एज वेल एज द फिक्स्ड कैपिटल। तो इस तरह से सरप्लस मनी, एक्स्ट्रा जो मनी होता है उनके पास, वो उनकी वर्किंग कैपिटल को बढ़ाता है और फिक्स्ड कैपिटल को भी बढ़ाता है। तो वर्किंग और फिक्स्ड दोनों ही कैपिटल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। डिफरेंट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है? एट प्रेजेंट ओनली 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन पालमपुर हैज़ एक्वायर्ड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। तो पालमपुर की कुल टोटल पॉपुलेशन में से 25% ही नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में है। इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ नॉन फार्म वर्किंग फोर्स इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री।
तो सेम उसी तरह से ये जिस तरह से क्या होता है वर्किंग फॉर द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ नॉन फार्म वर्किंग फोर्स इन द रूरल एरिया। हाँ, तो ये उसी तरह से है जिस तरह से एक रूरल एरिया में जो खेती करने वाले लोग हैं उनकी संख्या होती है। थ्रू देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन द विलेज। कौन कौन सी होती है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है जो? एग्जाम्पल है डेयरी फार्मिंग, जैकरी प्रोडक्शन, गुड़ जो बनाया जाता है, डेयरी फार्मिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, कंप्यूटर एजुकेशन एट्सेट्रा। एंड द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ईच एक्टिविटी इज़ क्वाइट स्मॉल। तो जो लोग हैं जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो उनकी संख्या जो है कम है। आफ्टर फार्मिंग डेयरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो फार्मिंग के बाद डेयरी जो है ये सेकंड सबसे ज़्यादा की जाने वाली एक्टिविटी है, मोस्ट कॉमन एक्टिविटी है। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, ज्वार बाजरा ग्रोन इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो उगाया जाता है ज्वार बाजरा, उसको अपने बफेलोज के फूड के लिए यूज़ करते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द नियर बाई लार्ज विलेज रायगंज। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको रायगंज में बेच दिया जाता है। इट हैज़ कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स रन बाय 2 ट्रेडर्स। तो एक तरह से ये क्या है, एक ऐसा कलेक्शन सेंटर है रायगंज में जो 2 बड़े जो है ट्रेडर्स व्यापारी द्वारा चलाया जाता है। फ्रॉम शाहपुर टाउन टू ट्रांसपोर्ट द मिल्क फॉर फार अवे टाउन एंड सिटीज़। तो शाहपुर और रायगंज में 2 ट्रेडर्स के द्वारा चलाया जाता है ये बिज़नेस कलेक्शन का और उनको बेचने का। तो मिल्क कलेक्ट किया और देन बाद में किसी बड़े दूसरे विलेज में बेच दिया। इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो लेस देन 50 पीपल, 50 से कम लोग भी जो हैं, कम लोग ही इसमें मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। इट इज़ डन ऑन अ स्मॉल स्केल। तो ये बहुत ही छोटे स्केल पे किया जाता है। दिस मैन्युफैक्चरिंग इज़ कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। लेबर्स आर रेयरली हायर्ड। तो इस तरह के काम में जो है मैन्युफैक्चरिंग के काम में लेबर बहुत ही कम हायर की जाती है। अ वेरी फ्यू पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है व्यापार, ये एक तरह का एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का लेन देन, सामान का, वस्तुओं का। द ट्रेडर्स ऑफ द पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। A few of families whose house are close to the bus stand have used a part of their space to open small shops and they sell eatables। तो छोटी दुकानें खोल लेते हैं और अपने सामान जो ईटेबल्स होते हैं उनको, यानी खाने योग्य सामानों को बेचने लगते हैं। अब लास्ट इसमें रह गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अ नंबर ऑफ व्हीकल्स रन ऑन द रोड दैट कनेक्ट्स पालमपुर टू द रायगंज। तो बहुत सारे व्हीकल चलते हैं इन रोड पे। मैनी पीपल आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हैं, रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग इन द ट्रेडिशनल बोगी एंड बुलक कार्ट। तो ट्रेडिशनल बोगी और बुलक कार्ट, ये बैलगाड़ी वगैरह उसको बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत ही ज़रूरी है। अगर एग्रीकल्चर हो रही है तो एग्रीकल्चर के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। अब ट्रांसपोर्ट के एरिया में लोगों की संख्या जो है बढ़ रही है, ग्रोन ओवर कुछ ईयर्स में, क्योंकि सर्विस सेक्टर है ट्रांसपोर्ट, आपको पता ही है। अब देख लेते हैं, ये लेसन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ टर्म्स दिए गए हैं, ये हम समझ लेते हैं, फिर ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन यू हैव टू डू दी क्वेश्चन आंसर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स। A chemical fertilizer is a substance applied to the soil directly onto plants to provide nutrients optimal for their growth and development। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को ग्रो करने में, उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है इरीगेशन। द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बाय ट्यूबवेल, टैंक्स, कैनाल्स एट्सेट्रा। तो सिंचाई क्या होती है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, पानी की यूज़ करने की एक आर्टिफिशियल टेक्निक, जिससे क्या होता है ट्यूबवेल, और किन के द्वारा होता है? ट्यूबवेल के द्वारा, टैंक के द्वारा, कैनाल्स के द्वारा। कैनाल्स हमारी नहरें होती हैं, टैंक्स यानी कि जो टंकियां हम यूज़ करते हैं ट्यूबवेल ग्राउंड वाटर यूज़ करने के लिए। खरीफ, द ऑटम क्रॉप सोन इन द बिगिनिंग ऑफ द समर रेन। तो गर्मियाँ शुरुआत होने से पहले जो रेन होती है उसी फसल को कहा जाता है खरीफ। मनी लैंडर, अ मनी लैंडर इज़ अ पर्सन हु लैंड्स मनी विच हैज़ टू बी पेड बैक एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट।
तो आपको पता ही है ये कौन होते हैं, पैसे देने वाले वो लोग जो ब्याज पे पैसे देते हैं, और जब उनको दोबारा कलेक्ट करना होता है पैसे, तो वो ब्याज लेते हैं एक्स्ट्रा से। जो अमाउंट दिया वो तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ ब्याज भी लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड, ये हमने पढ़ा था 8th क्लास में इंडस्ट्री वाले लेसन में, बाय यूज़ ऑफ मैनुअल लेबर और मशीनरी। प्रोडक्शन एक्टिविटी, द क्रिएशन ऑफ वैल्यू एंड वेल्थ बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन एक्टिविटी। रिसोर्सेज, सभी को पता है, रिसोर्स वाले लेसन में कर लिया, आई डोंट थिंक ज़रूरी है। रबी, द स्प्रिंग क्रॉप सोन इन विंटर, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसल। सरप्लस, एन अमाउंट ऑफ समथिंग लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट, इट इज़ एन एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई। तो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन, वही सरप्लस होता है। यील्ड, द अमाउंट ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन इज नोन एज द यील्ड। सो द लेसन हैज़ completed.